हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स असालम। माई सेल्फ आशीष सिंह। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर इस चैनल पर आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाम से आपको पता चल रहा होगा, फिज़िक्स सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं। क्लास 10th 11th एंड 12th, साथ में नीट एंड जेई का यहाँ पर आप कंटेंट कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लास 12th की फ़िज़िक्स के बारे में कि कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। तो क्लास 12th की फ़िज़िक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ये 2 पार्ट यहाँ पर हमें फ़िज़िक्स क्लास 12th में हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट की, और पार्ट फर्स्ट में हमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम जब पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पार्ट सेकंड में हम कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से कंटेंट कवर करने वाले हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर फिज़िक्स पार्ट फर्स्ट। और फिज़िक्स पार्ट फर्स्ट का जो हमारा पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो हेडिंग लगाते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। इसका पहला टॉपिक हमारा आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस टाइप का ब्रांच है, किसका ब्रांच है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही ब्रांच होता है। ये हम फिज़िक्स पार्ट फर्स्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे तो उसके भी यहाँ पर कौन कौन से कंटेंट कवर करने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा हम टॉपिक, कौन कौन सा कंटेंट, हमें अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसका ब्रांच है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2 ब्रांच आते हैं, जिसमें सबसे पहला ब्रांच आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड आता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें चार्ज जो होगा वो एट रेस्ट पर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये आवेश जो होगा, ये चार्ज जो होगा वो मोशन की स्थिति में नहीं होगा। इस चार्ज को हम यहाँ पर स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें आवेश जो होगा, जो चार्ज होगा वो स्टेशनरी चार्ज होगा, अर्थात आवेश रुका हुआ होगा। और जब आवेश रुका हुआ होगा तो उसमें सबसे पहला हम लोग टॉपिक कवर करेंगे या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड थर्ड टॉपिक आ जाएगा हमारा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज जो होगा वो मोशन की स्थिति में होगा। मोशन की कंडीशन में होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसे तो मोशन की 2 कंडीशंस बनेगी। जब चार्ज मोशन की स्थिति में होगा तो मोशन में सबसे पहला यूनिफॉर्म मोशन आएगा, देन हमारा वेरिएबल मोशन आएगा। वेरिएबल मोशन में अलग कंडीशन यहाँ पर, अर्थात चार्ज की अलग प्रॉपर्टीज़ कुछ जनरेट होती हैं, एंड यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज की अलग प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कवर होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्ज केवल मोशन में होगा,
अब वो यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, वेरिएबल मोशन भी हो सकता है। तो जब चार्ज मोशन की स्थिति में होगा तो हम सबसे पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड टॉपिक आ जाएगा हमारा मैग्नेटिज्म एंड थर्ड टॉपिक आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स एंड फोर्थ टॉपिक आ जाएगा एसी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में फिज़िक्स को 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट की हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं आज से। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा, पहला यूनिट होगा, और इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसका ब्रांच है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही ब्रांच होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम यहाँ पर उन कथन को, उन वक्तव्य को पढ़ने वाले हैं जहाँ पर चार्ज एट रेस्ट पर होगा, अर्थात स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, वहाँ पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। अर्थात जो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आवेश जो होगा स्थिर अवस्था में होगा। कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड टॉपिक आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्ड टॉपिक आ जाएगा हमारा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। उसके बाद फिर इसका सेकंड ब्रांच आता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सबसे पहले चार्ज जो होगा मोशन की कंडीशन में आएगा। चार्ज जब मोशन की कंडीशन में होता है तो 2 टाइप के भी मोशन होंगे, वेरिएबल एंड यहाँ पर कांस्टेंट मोशन होगा। तो यहाँ पर अभी हम केवल ये बात कर रहे हैं कि चार्ज मोशन की स्थिति में वेरिएबल है या कांस्टेंट है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ज जब मोशन की स्थिति में होगा तो यहाँ पर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैग्नेटिज्म, थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे EMI एंड फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं AC। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उससे भी पहले हम लोग बात कर लेते हैं आखिर चार्ज है क्या, जिसके बारे में हम इतने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। यहाँ पर चार्ज रेस्ट पर हुआ, इतने टॉपिक चार्ज मोशन में हुआ, इतने टॉपिक, कहने का मतलब ओवरऑल हम लोग यहाँ पर चार्ज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। चार्ज के फिनोनिमास क्या क्या हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जहाँ पर हम इतने टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं चार्ज है क्या, जो इतने फिनोनिमास यहाँ पर बना रहा है, इतनी घटनाएं यहाँ पर इस चार्ज के कारण ही घटित हो रही हैं। तो आखिर चार्ज होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल्स हम लोग करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जब हम किसी भी 2 पेन को बहुत देर तक अगर हम टच कराए रहते हैं तो हमें देखने को मिलता है इसके बीच में आकर्षण बल। इसी तरीके से जब हम लोग पार्टी में जाते हैं, इन्विटेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर जो थर्माकोल होता है, थर्माकोल के जो पत्तल होते हैं, तो वहाँ पर उनको जब हम यहाँ पर उठाते हैं तो एक पत्तल दूसरे पत्तल को अट्रैक्ट करता है। वहाँ पर भी ये घटना हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक अर्थात चार्ज के कारण ही होती है। तीसरी यहाँ पर घटना, जैसे थर्माकोल के कुछ टुकड़े अगर हों, उसमें अगर हम हाथ डिप करते हैं तो हाथ में हमें वो थर्माकोल के टुकड़े क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ऐसे यहाँ पर कोई भी कपड़ा होता है, अगर उस पर हम हाथ मारते हैं, अगर कमरे में अंधेरा है तो वहाँ पर उस कपड़े से हमें चिंगारी निकलती हुई भी दिखाई दे सकती है। तो ये सब जितने भी यहाँ पर घटनाएं होती हैं सब यहाँ पर चार्ज के कारण ही होती हैं। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो 2600 साल पहले अर्थात 600 BC में यहाँ पर चार्ज की उत्पत्ति हुई थी। चार्ज के बारे में सबसे पहले थेल्स ने बताया था। ये एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। 600 BC अर्थात हम कह सकते हैं 2600 साल पहले, 2600 वर्ष पहले सबसे पहले ग्रीक वैज्ञानिक थेल्स ने, ये वैज्ञानिक नहीं थे, ये दार्शनिक थे, वैसे फिलासफर थे। तो ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने सबसे पहले यहाँ पर चार्ज के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया कि जब हम अंबर पदार्थ को किसी भी ऊनी कपड़े के साथ अगर रफ करते हैं, ऊनी कपड़े के साथ अगर हम रफ करते हैं तो यहाँ पर अंबर पदार्थ पर एक ऐसा गुण आ जाता है कि ये किसी भी यहाँ पर कागज़ के टुकड़े को, किसी भी हल्के टुकड़े को या किसी भी तिनकों को ये आकर्षित कर सकता है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि जब अंबर और ऊनी कपड़े को जब हमने रफ़ किया तो अंबर पर यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ आ गई कि ये किसी भी यहाँ पर कागज़ के टुकड़े को अब आकर्षित कर सकता है या किसी भी हल्के टुकड़े को ये आकर्षित कर सकता है। अब उसके उपरांत यहाँ पर 2000 साल तक इस पर कोई वर्क नहीं हुआ, अर्थात इस पर कोई खोज नहीं हुई। 2000 साल के बाद फिर यहाँ पर इंग्लैंड के वैज्ञानिक आते हैं, इंग्लैंड के वैज्ञानिक आते हैं और वो वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम अंबर ही पदार्थ लें, कोई भी दो उपयुक्त पदार्थ ले सकते हैं जिसको आपस में अगर हम रफ़ करते हैं तो किसी एक पदार्थ को, दो उपयुक्त पदार्थों को अगर हम रफ़ करते हैं तो किसी एक पदार्थ पर यहाँ पर किसी हल्के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया था डॉक्टर गिलबर्ट ने। तो सबसे पहले शुरुआत तो थेल्स ने ही की थी 2600 वर्ष पहले, ये आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की बात है। यहाँ पर अंबर पदार्थ को जब इन्होंने ऊनी कपड़े से रगड़ा तो यहाँ पर अंबर पदार्थ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी हल्के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ गया। तो यहाँ पर ये पता चला कि यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, अंबर पर कौन सी ऐसा प्रॉपर्टीज़ आ रहा, कौन सी ऐसी एनर्जी आ रही है जो किसी भी कागज़ के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है। तो 2000 साल के बाद यहाँ पर इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट बताते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अंबर के ही पदार्थ को किसी भी ऊनी कपड़े के साथ रगड़ते हैं तभी ये प्रॉपर्टीज़, तभी ये एनर्जी देखने को मिलती है। हम किसी भी यहाँ पर उपयुक्त दो पदार्थ को अगर आपस में रख करते हैं तो यहाँ पर किसी एक पदार्थ के पास यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती है कि वो किसी भी हल्के टुकड़े को आकर्षित कर सकता है। तो यहाँ पर बात निकल के आती है उपरोक्त का सारांश, अर्थात उपरोक्त जितना हमने ये सब व्याख्या किया उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर चार्ज जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रफ़ करते हैं, तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर मूव कर जाता है। एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरी वस्तु पर मूव कर जाता है और दूसरी वस्तु पर यहाँ पर किसी भी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आता है। तो एक प्रकार की एनर्जी आ जाती है यहाँ पर इस वस्तु पर। इस एनर्जी के कारण ही यहाँ पर ये वस्तु जो होता है, ये पदार्थ जो होता है, वो किसी भी छोटे टुकड़े को, किसी भी यहाँ पर वस्तु को आकर्षित कर सकता है। अंबर को हम यहाँ पर ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ही कारण यहाँ पर, अर्थात जो हम एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर अंबर किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, तो यहाँ पर वो शाखा हमारी जो होती है वो क्या कहलाती है? वैद्युतिकी कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंबर और ऊनी कपड़े को जब हमने रफ़ किया तो ये अंबर वाली वस्तु जो थी, ये वाला जो पदार्थ था वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। इलेक्ट्रीफाइड का कहने का मतलब ये अंबर जो है चार्ज हो चुका है, इसके पास एक एनर्जी आ चुकी है। जब हमने रफ़ किया तो एक प्रकार की एनर्जी आई, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि ये वस्तु इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर वस्तु चार्ज हो चुकी है, अर्थात आवेशित हो चुकी है। तो आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का एक, यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है। उपरोक्त कथन से हमें यही देखने को मिल रहा है कि किसी भी, इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने यही चीज़ बताया था कि हम किसी भी दो उपयुक्त पदार्थ को अगर रफ़ करते हैं तो वहाँ पर किसी एक पदार्थ पर किसी भी छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसके पास वो एनर्जी आ जाती है, वो ऊर्जा आ जाती है, किसी भी छोटे टुकड़े को या किसी भी तिनके को वो आकर्षित कर सकता है। तो उपरोक्त से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश क्या होता है? एक प्रकार की एनर्जी होती है और उसी एनर्जी से हम किसी भी दूसरे टुकड़े को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आवेश के बारे में बात चल रही थी। आवेश के बारे में हमने आपको ये स्टोरी बता दी है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आवेश के होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट्स होता है, देखो जिसके बारे में हम इतनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इतनी चीज़ें कवर करने वाले हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करने वाले हैं, मतलब चार्ज की वजह से ही यहाँ पर ये सारी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर चार्ज होता क्या है? तो थोड़ा जो टाइम होता है हम चार्ज को ही देते हैं। तो चार्ज क्या होता है? सबसे पहले हमने बता दिया कि ये स्टोरी थी चार्ज के पीछे की।
और इसका हम कह सकते हैं चार्ज जो होता है किसी भी पदार्थ का चार्ज अर्थात इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अर्थात किसी भी मैटर का यहाँ पर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि चार्ज के बाद, मतलब किसी भी पदार्थ में, क्योंकि हर ये एक पदार्थ में यहाँ पर आवेश का गुण पाया जाता है, तो चार्ज ये सबसे छोटी इकाई है, किसी भी पदार्थ की ये सबसे छोटी इकाई है, इसीलिए इसको इंट्रिंसिक बोला जाता है। अर्थात इसके बारे में अब किसी भी पदार्थ के में जो चार्ज होता है, अब इस चार्ज को यहाँ पर इसके आगे रिसर्च नहीं किया जा सकता है, इसके आगे इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। चार्ज इज ए लास्ट प्रॉपर्टी, हम ये भी बोल सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कि लास्ट होता है, इसके आगे हम इसके बारे में हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा मास भी होता है, मास के बारे में हम रिसर्च नहीं कर सकते। मास किसी भी पदार्थ का, जैसे यहाँ पर चार्ज किसी भी पदार्थ का यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, वैसे यहाँ पर किसी भी पदार्थ का जो मास होता है वो इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ यहाँ पर समानताएं हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या इसके बीच में यहाँ पर अंतर आते हैं, क्या क्या इसके बीच में समानताएँ आती हैं। सो यहाँ पर चार्ज और मास में कुछ यहाँ पर अंतर आते हैं। जैसे चार्ज जो होता है हमारा, वो एक चार्ज जो होता है हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात चार्ज को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, कंजर्वेटिव रह सकता है। अर्थात यहाँ पर चार्ज जो होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकता है। मास की अगर हम बात करते हैं तो मास जो होता है m = m0 1 माइनस का v²/c², ये इसका फार्मूला होता है, जहाँ पर m0 जो होता है वो हमारा रेस्ट मास होता है। किसी भी पदार्थ का रेस्ट मास को हम यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो m0 से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज का जो मान होता है, अगर चार्ज अगर मूव कर रहा होगा, अगर किसी भी वस्तु का अगर चार्ज मूव कर रहा होगा तो उस वस्तु में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे वस्तु मूव कर रही हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किन्हीं दो पदार्थों को अगर रफ करते हैं, ठीक है, तो एक वस्तु में आवेश का गुण आ जाता है, ये वस्तु आवेशित हो जाती है। अब इस वस्तु को हम चाहे मूव कराएं अर्थात मोशन की स्थिति में लाएं, अब चाहे वो वेरिएबल मोशन हो, चाहे हमारा वो चाहे वेरिएबल मोशन हो, चाहे वो कांस्टेंट मोशन हो, ऑलवेज चार्ज जो रहेगा उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को अगर मोशन की स्थिति में लाते हैं, गति की स्थिति में लाते हैं उसको, तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। जब वस्तु गतिमान होती है, जब वस्तु गति की अवस्था में होती है, तो यहाँ पर उसका जो मास होता है वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो ये था, हमने पहले बताया कि दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए कुछ डिफरेंसेस, कुछ यहाँ पर समानताएँ हमें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज किसी भी पदार्थ का, हम ये भी कह सकते हैं, जितना भी हमने यहाँ पर सारांश बताया, जितना भी हमने एक्सप्लेनेशन किया है, उस पूरे एक्सप्लेनेशन से हम ये कह सकते हैं चार्ज जो होता है किसी भी यहाँ पर पदार्थ का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होता है, किसी भी पदार्थ का यहाँ पर मूलभूत गुण होता है, जिसके कारण यहाँ पर वो वस्तु आकर्षित अर्थात वो वस्तु वैद्युत बल का अनुभव करती है, अर्थात या फिर चुंबकीय बल का अनुभव करती है। तो कहने का मतलब हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि आवेश किसी भी पदार्थ का, जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं, किसी भी पदार्थ का मूलभूत, किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, जिसके कारण वह वस्तु को आकर्षित, वस्तु पर लिख सकते हैं, वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, इन दोनों बलों में से एक ही बल यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। या तो आकर्षण लगेगा तो प्रतिकर्षण नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण अगर लगेगा तो आकर्षण नहीं लगेगा। तो जिसके कारण वह वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इसको सम्मिलित रूप से हम वैद्युत बल भी कहते हैं,
वैद्युत बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाती है, या फिर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकती है, ये भी हम कह सकते हैं, अनुभव करती है। तो ये हो जाएगा चार्ज। चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, अर्थात इसके आगे हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। वैसे चार्ज को भी यहाँ पर कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास भी किसी भी पदार्थ का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ यहाँ पर बनती है। अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, अभी हमने थोड़ा केवल यहाँ पर ब्रीफ किया है। तो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड चार्ज किसी भी पदार्थ का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होता है जिसके कारण यहाँ पर वह वस्तु को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कर सकता है, या करता है, या फिर उसका अनुभव करता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जब चार्ज, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत चार्ज होगा रेस्ट पर, अर्थात स्टेशनरी चार्ज होगा। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि चार्ज यहाँ पर हम लोग पढ़ तो रहे हैं, चार्ज रेस्ट पर होगा, अर्थात हम कह सकते हैं एट रेस्ट बोल सकते हैं, चार्ज एट रेस्ट, इसको स्टेशनरी चार्ज हम बोलेंगे। स्टेशनरी चार्ज और स्टेशनरी चार्ज, यहाँ पर तो वैसे चार्ज की 3 कंडीशंस बनती हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं चार्ज का जो सिंबल होता है, या तो आप क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से, या फिर आप कैपिटल क्यू से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं एक कोई चार्ज है क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। 3 कंडीशन हम ले रहे हैं, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। यहाँ पर वही चार्ज है लेकिन इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, मतलब v का मान यहाँ पर कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी है, XYZ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर ये, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब स्पेशली इसका एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक कोई वही चार्ज हमारा है और उस चार्ज के पास यहाँ पर वेलोसिटी तो है लेकिन ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ये वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी। अब तीनों कंडीशन हम यहाँ पर पिक करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज रेस्ट पर होगा अर्थात उसके पास वेलोसिटी 0 होगी तब हम यहाँ पर तब की घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब चार्ज वेलोसिटी में आएगा, मोशन की स्थिति में आएगा, तब हम इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो चार्ज जब यहाँ पर स्थिर अवस्था में होगा अर्थात रुका हुआ होगा अर्थात उसके पास वेलोसिटी 0 होगी, तब यहाँ पर वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अर्थात आवेश जब स्थिर अवस्था में होगा तो उसके आसपास हमें वैद्युत क्षेत्र जैसी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर घटना हमें देखने को मिलेगी। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी अगर होगा, अगर चेंज वेलोसिटी है तो क्या होगा, अगर चेंज वेलोसिटी नहीं है तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी है नहीं तो क्या होगा। तो वेलोसिटी अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर यहाँ पर वेलोसिटी है, लेकिन कैसी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट होगी या रेडिएट एनर्जी भी रेडिएट होगी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर
अगर आवेश स्थिर होगा, अभी तो हम वैसे ही इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आवेश जब स्थिर होगा तो केवल हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि हमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट पर होगा, और जब चार्ज रेस्ट पर होगा तब यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब चार्ज मोशन में होगा तो मोशन की दो कंडीशन बनेगी, या तो यूनिफॉर्म अर्थात यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तब के लिए कंडीशन अलग, और यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, मोशन बोल सकते हैं क्योंकि चार्ज एक हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। एंड जब चार्ज हमारा वेरिएबल मोशन में होगा, ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलेगा। जब चार्ज वेरिएबल मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में एनर्जी भी रेडिएट करेगा। तो ये हो गई चार्ज की प्रॉपर्टीज़। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। अब चार्ज के हम यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज का यूनिट क्या क्या होता है। तो यूनिट ऑफ चार्ज हेडिंग आती है यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की जो यूनिट होती है, जिसमें सबसे पहले यूनिट होती है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में आता है कूलाम्ब। कूलाम्ब को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। जितने भी साइंटिस्ट नेम होते हैं, अर्थात जो भी यहाँ पर यूनिट का नाम जो भी साइंटिस्ट के नेम से पड़ता है, उसको ऑलवेज हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन होता है, वहाँ पर भी अगर हम न्यूटन का भी अगर लिखेंगे तो हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो वहाँ पर भी अगर हम एम्पियर अगर लिखते हैं तो वहाँ पर कैपिटल ए का यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आवेश का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा कूलाम्ब होता है। और ऑलवेज इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक कूलाम्ब बराबर होता क्या है। तो एक कूलाम्ब बराबर क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्यू आवेश है, चार्ज है, चार्ज का मात्रक क्या होता है, हाई स्कूल में हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्यू बराबर आई टी। और क्यू का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम्ब हो जाएगा। आई का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, तो एक एम्पियर हो जाएगा। और टी का यूनिट क्या हो जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा। तो हमसे कह सकते हैं एक कूलाम्ब बराबर हो जाएगा एक एम्पियर और एक सेकंड आ जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर एक एम्पियर, एक कूलाम्ब बराबर लिखा भी जा सकता है एक एम्पियर, और एक सेकंड में यहाँ पर कितने कूलाम्ब होते हैं, एक सेकंड में कितने आवर्स होते हैं, तो हो जाएगा 60 × 60 अर्थात हम बोल सकते हैं 3600 ये हो जाएगा सेकंड, एक एम्पियर। और यहाँ पर लिख लेते हैं एक एम्पियर घंटा। यहाँ पर ये हो जाएगा एक कूलाम्ब बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3600 कूलाम्ब के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक कूलाम्ब बराबर 1 एम्पियर घंटा बराबर हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, अभी केवल हम इतना पढ़ रहे हैं, एक कूलाम्ब बराबर 1 एम्पियर सेकंड बोल सकते हैं, 1 एम्पियर घंटा भी बोल सकते हैं। नाउ यहाँ पर अब सीजीएस यूनिट की बात करते हैं हम लोग। तो सीजीएस यूनिट में आता है हमारा, सीजीएस यूनिट में सीजीएस इसका यूनिट जो होता है वो होता है हमारा फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम्ब। स्टेट कूलाम्ब, स्टेट कूलाम्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टेट कूलाम्ब। इसको हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं, या करके हम लिख लेते हैं फ्रैंकलिन, अर्थात सीजीएस इसका यूनिट होता है, फ्रैंकलिन भी हम कह सकते हैं। और या करके हम लिख लेते हैं ESU, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। तो आवेश का जो पहला यूनिट आएगा वो हमारा एसआई यूनिट कूलाम्ब ही लिखा जाएगा। एक कूलाम्ब बराबर 1 एम्पियर 1 सेकंड बोल सकते हैं क्योंकि क्यू बराबर आईटी होता है। सीजीएस यूनिट में आता है हमारा स्टेट कूलाम्ब, या इसको फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं, या फिर इसको ESU अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा इसका सीजीएस यूनिट। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कुछ अन्य यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर
अगर हम यहाँ पर स्टेट कूलाम की बात करते हैं कि एक स्टेट कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, क्योंकि ये छोटा मात्रक होता है, सो एक स्टेट कूलाम या फिर स्टेट कूलाम को आप फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं, ESU भी बोल सकते हैं। तो या करके हम एक ESU भी लिख सकते हैं, ESU 3 × 10⁻9 कूलाम होते हैं, अर्थात एक स्टेट कूलाम में 3 × 10⁻9 कूलाम होते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि एक स्टेट कूलाम या एक ESU में कितने कूलाम होते हैं, तो यहाँ पर 3 × 10⁻9 कूलाम होता है। उसके बाद फिर कुछ अन्य मात्रक में आ जाता है हमारा फैराडे आता है, और फैराडे से भी पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे एम्पियर सेकेंड, तो 1 एम्पियर आवर में, 1 एम्पियर में आवर में कितने कूलाम होते हैं। तो आवर को अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पर आवर कितना होगा, 60 × 60 होगा, अर्थात ये हो जाएगा 3600 कूलाम। तो 1 एम्पियर आवर में 3600 कूलाम होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाएंगे। 1 एम्पियर आवर में हो जाएंगे 3600 कूलाम। एंड लास्ट आता है हमारा एक फैराडे, और एक फैराडे में होते हैं 96,500 कूलाम। इसके अलावा एक मात्रक और होता है, वो होता हमारा EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एक EMU जो होता है 1/10 कूलाम के बराबर होता है। तो ये हो जाएगी यहाँ पर यूनिट आवेश की। आवेश क्या होता है, एक हमने स्टोरी टाइप यहाँ पर आपको बता दिया है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो हमने बताया। उसके बारे में उसके बाद फिर हमने बताया कि आवेश एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है। एनी मैटर, आप कोई भी मैटर लेते हैं तो उसकी यहाँ पर उसमें आवेश की प्रॉपर्टीज़ उपस्थित होती है, या आवेश की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो निहित होती है। तो किसी भी पदार्थ की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है, और इसी प्रॉपर्टीज़ के कारण ये किसी भी वस्तु को आकर्षित भी कर सकता है तथा प्रतिकर्षित भी कर सकता है। उसके बाद फिर अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये भी हमने बता दिया। SI यूनिट में कूलाम आता है, और 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड बोल सकते हैं, क्योंकि Q बराबर IT होता है। CGS यूनिट में आप स्टेट कूलाम भी लिख सकते हो, स्टेट कूलाम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साथ में फ्रैंकलिन होता है। उसके बाद फिर ESU होता है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो कभी भी अगर बात की जाएगी यहाँ पर ESU की, तब आप समझ जाना कि यहाँ पर CGS यूनिट की बात की जा रही है, फ्रैंकलिन की CGS यूनिट की बात की जा रही है, स्टेट कूलाम CGS यूनिट की बात की। तो ये तीनों यूनिट एक ही हैं, बस अलग अलग नाम से ही जानी जाती हैं। तो CGS यूनिट में ये तीनों यूनिट आती हैं। उसके बाद एक स्टेट कूलाम बराबर, या फिर हम कह सकते हैं 1 SU बराबर कितना होता है, 3 × 10⁹ कूलाम होता है। 1 एम्पियर घंटा बराबर कितना होता है, 3600 कूलाम होता है। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, और एक EMU बराबर होता है 1/10 कूलाम। नोट्स में यहाँ पर आप ये लिख लेना, नोट्स में जाएगा कि जो हमारा आवेश का जो बड़ा मात्रक होता है, या आवेश के बड़े छोटे मात्रक की बात करते हैं, तो आवेश का छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, आप चाहे फ्रैंकलिन बोलो, चाहे ESU बोलो, चाहे स्टेट कूलाम बोलो, मतलब एक ही है। तो आवेश का जो छोटा मात्रक होता है वो फ्रैंकलिन होता है, तथा इसका जो बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। देख भी रहेंगे आप कि यहाँ पर एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम। बड़ा मात्रक जो होता है वो इसका क्या होता है, हमारा फैराडे होता है। उसके बाद फिर नोट्स में यहाँ पर ये राशि कैसी है, तो ये एक अदिश राशि है। इसको आप यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड के द्वारा, जैसे हम यहाँ पर संख्याओं को, अंकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, वैसे यहाँ पर आवेशों को भी आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज़, अर्थात इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद फिर इसकी जो विमा होगी, डायमेंशन, क्योंकि Q बराबर IT फार्मूला पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पर Q बराबर Q की विमा क्या होती है, आवेश की विमा, यहाँ पर Q की विमा यहाँ पर निकालते हैं तो लिखते हैं Q की विमा बराबर I का मतलब होता है करंट अर्थात वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा की विमा A होती है, टाइम मतलब T की विमा हमारा AT होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर Q की विमा जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, AT हो जाएगी। तो ये हो जाएगी यूनिट की बात। सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज की बात की है। चार्ज के बारे में आपको यहाँ पर एक स्टोरी हमने बता दी है कि उसके
सबसे पहले अर्थात 2600 साल पहले की स्टोरी क्या थी वो आपको हमने यहाँ पर बताया। उसके बाद फिर यहाँ पर चार्ज क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है। चार्ज के कारण यहाँ पर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को या छोटे टुकड़े को, कागज़ के टुकड़े को आकर्षित करता है। ये चीज़ हम देखते भी हैं कि थर्माकोल के पत्तल को अगर आप थोड़ा सा रफ कर दें तो ये थर्माकोल का पत्तल जो होगा वो दूसरे थर्माकोल के पत्तल को क्या करेगा, आकर्षित कर सकता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हमें आसपास देखने को मिलती है। ये सब किसके कारण होता है, ये सब चार्ज के कारण होता है। तो चार्ज की यहाँ पर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एक कूलाम होता है। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो आप सीजीएस यूनिट में कोई भी लिख सकते हो, ये तीनों हैं यहाँ पर सेम अर्थात केवल अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एक स्टेट कूलाम बोला जाए, अगर बोला जा रहा है कि एक स्टेट कूलाम में कितने यहाँ पर कूलाम होते हैं तब भी आपको यही राइट करना है। एक फ्रैंकलिन में कितने कूलाम होते हैं तब भी आपको यही राइट करना है। एक एसयू में कितने कूलाम होते हैं तब भी आपको यही राइट करना है। 1 एम्पियर आवर, यहाँ पर 1 एम्पियर सेकेंड लिखा था, सेकेंड की जगह पे अगर आवर आप लिखोगे तो 3600 आ जाएगा। तो 1 एम्पियर आवर कितना होता है, 3600 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे जो होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। इसके साथ ही यहाँ पर ईएमयू भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोला जाता है। यहाँ पर 1/10 कूलाम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आवेश के जितने भी टोटल मात्रक है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मोस्टली लोगों को केवल कि यहाँ पर कूलाम के बारे में पता होता है या फिर यहाँ पर स्टेट कूलाम, लेकिन यहाँ पर जितने भी यूनिट थे यहाँ पर आपको हमने सारे यूनिट्स बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर छोटा मात्रक बड़ा मात्रक क्या होता है। तो छोटा मात्रक सीजीएस में आता है और बड़ा मात्रक हमारा फैराडे होता है। देखने से पता चल रहा है 96,500 कूलाम होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ये एक अदिश राशि है, उसके बाद इसकी जो विमा होती है वो AT होती है। अच्छा, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, क्या ऐसा यहाँ पर इन दोनों वस्तुओं के बीच में हुआ कि यहाँ पर इसके अंदर किसी भी वस्तु को आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का गुण आ गया, ये किसी भी छोटे टुकड़े को, कागज़ के टुकड़े को आकर्षित कर सकता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो यहाँ पर आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है और इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरीज क्या होती है। इलेवेंथ कैसा गया है और अब 12th में एक नए रिजोल्यूशन के साथ हम लोग आते हैं कि यहाँ पर 12th में नया संकल्प होगा, नए तरीके से पढ़ाई करेंगे। सो आप कभी भी स्टडी अगर कर रहे हो ऑनलाइन तो आपको ये चीज़ ध्यान देना कि ऑनलाइन स्टडी का भी वही अप्रोच होना चाहिए जो आपका ऑफलाइन स्टडी में अप्रोच होता है। आई मीन कि जैसे हम लोग ऑफलाइन में इन इंस्टीट्यूट, इन कॉलेज, इन कोचिंग्स हम पेन पेपर के साथ जाते हैं, टीचर्स के जो भी यहाँ पर थ्योरीज़ होती, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखाया जाता है या बताया जाता है वो हम नोट डाउन करते जाते हैं। वही इंटेंशन, वही सेम आपका बिहेवियर, वही अप्रोच सेम आपका ऑनलाइन स्टडी में होना चाहिए। जो भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा आप वो सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो रिकॉर्डेड वीडियो में जो भी यहाँ पर वीडियोस होते हैं यहाँ पर उसको आप पीछे यहाँ पर बैक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, आपको उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। हमने बात कर ली है, यूनिट के बारे में बात कर ली, अब इसके टाइप ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो आवेश हमारा 2 टाइप का होता है, धनावेश और ऋणावेश। टाइप ऑफ चार्ज की 2 टाइप होती हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव और दूसरा होता है हमारा निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है कि निगेटिव चार्ज कब होगा, जैसे हमने मान लेते हैं 2 वस्तुओं को रफ किया, ये हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, एक A है और B है। हमें पता है कि कोई भी अगर हम वस्तु लेते हैं, कोई भी अगर हम पदार्थ लेते हैं तो वह पदार्थ क्या होता है, न्यूट्रलाइज की कंडीशन में रहता है, उदासीन की स्थिति में रहता है। अर्थात उस पदार्थ पर, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। आपने थॉम्सन परमाणु मॉडल में क्लास 9 में पढ़ा भी होगा
कि यहाँ पर किसी भी पदार्थ में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, सपोज करो यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर एक दूसरी वस्तु है, दूसरा पदार्थ है बी, इसके पास 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों वस्तुओं को रफ करेंगे तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पर मूव करेगा या तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा। हम ये भी समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी में ये पॉइंट जाएगा जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी। तो इसको आप साइड में यहाँ पर समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन, वैसे चार्ज हमने बता दिया 2 टाइप का होता है, एक धनावेश और एक होता है हमारा ऋणावेश। ठीक है, धनावेश मतलब कि आप सिर्फ ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऋणावेश मतलब कि -e से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मान जो होता है 1.6 प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। ऋणावेश का जो मान होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। ये हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी में हमने 2 पदार्थ लिया है, एक पदार्थ लिया है ए और दूसरा पदार्थ हमने लिया है बी। दोनों पदार्थों को जब हमने रफ किया है तो हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर जाए। बात आती है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव किया, प्रोटॉन क्यों नहीं मूव किया। तो कभी भी अगर हम एक एटम की, ये आपको पता ही है, कभी भी अगर हम यहाँ पर किसी एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स में होते हैं यहाँ पर 2 भाग, एक इसका एक्सटर्नल पार्ट्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक इसका यहाँ पर न्यूक्लियस जहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिख ही रहा होगा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर इसको मूव करने के लिए उतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है जितनी एनर्जी की आवश्यकता यहाँ से किसी एक प्रोटॉन को निकलने के लिए होती है। सो यहाँ से हमने देखने से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है। कम एनर्जी देंगे, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव कर जाता है। दूसरा यहाँ पर रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर मास होता है वो प्रोटॉन के मास के, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से क्या होता है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। अर्थात यहाँ पर इसका मास क्या होता है, कम होता है। और जब यहाँ पर इसका मास कम होगा, इसका द्रव्यमान अभी हमने बताया कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये यहाँ पर ना तो कम हो सकती है ना तो ज़्यादा, ये लास्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। जैसे चार्ज के बारे में हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर मास के बारे में रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के मास से कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो इसके 2 रीज़न बनते हैं। पहली बात तो यहाँ पर प्रोटॉन्स जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ से इसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन्स हमारा बाहर ही होता है, बाह्य कक्षा में होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि यहाँ पर प्रोटॉन्स का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन को आप बाहर नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से बाहर मूव करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर आसानी से यहाँ पर बाहर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्यों मूव होता है। तो जैसे ही हमने दोनों वस्तुओं को रफ किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, अब इसके पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। बी वाले पदार्थ पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या थी वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करेगा, तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन क्या हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या क्या हो चुकी, ई का मतलब प्रोटॉन। कभी भी अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसको हम +e से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो -e से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वस्तु क्या हो चुकी है, धनावेशित हो चुकी है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है, धनावेशित हो चुकी है। और ये वस्तु जो है बी वाली वस्तु, बी वाला पदार्थ जो है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ चुके हैं, तो ये वस्तु क्या हो चुकी है, ऋणावेशित हो चुकी है। इसके पास एक प्रकार की हम कह सकते हैं एनर्जी आ चुकी है, अर्थात बी वाली वस्तु पर एक प्रकार की एनर्जी आ चुकी है,
इस एनर्जी के कारण ये किसी भी छोटे से छोटे टुकड़े को आकर्षित कर सकता है, या फिर ये वाली वस्तु भी किसी भी छोटे से छोटे टुकड़े को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी में यहाँ पर क्यों यहाँ पर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, उसका हमने रीज़न बता दिया। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जब मॉडर्न फिज़िक्स में जाएंगे तो वहाँ पर थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसके बाद फिर नील बोर्स का परमाणु मॉडल में भी ये पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोग सबसे पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, थॉमसन का परमाणु मॉडल, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद उसके बाद फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके बाद फिर उसी में हम पढ़ने वाले नील्स बोर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जितने भी चीज़ें यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट करता है, इसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इन परमाणु मॉडल से। फिलहाल हम मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ पर ये डिटेल में बताएंगे। तो इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी का कहने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करेगा, प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करेगा, तो इसके बारे में हमने बता दिया। और ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी के बाद आता है हमारा कि जब दो वस्तुओं को रफ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कांच की एक छड़ ली और कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा, रफ किया, तो यहाँ पर जो कांच का टुकड़ा होगा ये धनावेशित हो जाएगा और रेशम का जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमने बता दिया। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर किसी भी ऊनी कपड़ों को हम फर भी बोलते हैं। देखो कई नाम हो सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर CGS यूनिट की बात की, फ्रैंकलिन बोल सकते हो, ESU बोल सकते हो, तो वैसे यहाँ पर कई नाम, और कभी कभी यहाँ पर एग्ज़ाम्स में नाम चेंज करके ज़्यादा देते हैं, क्योंकि जो हम जनरली यहाँ पर बोलते रहते हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोगों को पता है कि यहाँ पर फ्रैंकलिन होता है, यस फ्रैंकलिन होता है और साथ में स्टेट गुलाम होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं पता थी कि यहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जनरली ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऊनी कपड़े को हम फर भी कहते हैं, ऊनी कपड़े को हम फर भी कहते हैं, तो चाहे फर बोला जाए चाहे यहाँ पर ऊनी कपड़ा बोला जाए, फर मतलब रोई है फिलहाल। तो इसको जब हम यहाँ पर किसी एबोनाइट की छड़ से रबर एबोनाइट की छड़, एबोनाइट मतलब आबनूस होता है, एबोनाइट की छड़ या फिर अंबर पदार्थ, जो थेल्स ने यहाँ पर पदार्थ यूज़ किया था, जो थेल्स ने बताया था अंबर पदार्थ के बारे में। अंबर पदार्थ को हमने ग्रीक भाषा में क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन ही बताया था। इलेक्ट्रॉन को आई थिंक ऐसे लिखा जाता है, शायद ऐसे लिखा जाता है, क्लियर नहीं, लेकिन ग्रीक भाषा में शायद ऐसे लिखा जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कि ऊनी कपड़े को जब रबर एबोनाइट या अंबर के पदार्थ से रगड़ते हैं तो जो ऊनी कपड़ा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और यहाँ पर एबोनाइट का छड़, रबर या फिर अंबर जो होता है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर किस ड्राई हेयर को सुबह सुबह जब हम लोग यहाँ पर, या फिर बाल को अगर हम यहाँ पर कंब से तेज़ी से अगर हम रफ़ करते हैं या अगर हम बाल को कम करते हैं, तो यहाँ पर जो कंब में होता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो हेयर में होता है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। कभी कभी देखा भी होगा आप लोगों ने कि हेयर जो होते हैं एक दूसरे को रेपल करने लगते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर निगेटिव चार्ज आ जाता है। हेयर पे क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आता है, कंब पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमने यहाँ पर टाइप ऑफ चार्ज की बात की, तो यहाँ पर आवेश जो होगा दो प्रकार का होगा, एक होगा धनावेश और एक होगा हमारा ऋणावेश। ठीक है, धनावेश कब कही जाएगी या धनावेशित क्या होता है। धनावेश का मतलब उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम का आवेश ज़्यादा है, और ऋणावेश का मतलब होता है कि यहाँ पर उसके पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब कि माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम का उस पर चार्ज है। मतलब कि अगर इस वाली वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है,
एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। सो हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब कि इतना कूलाम का चार्ज है, इतना कूलाम का चार्ज है। अगर इसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ, एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम का यहाँ पर चार्ज है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश ज़्यादा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन कम, तो यहाँ पर नंबर साफ है, अर्थात उस पर कितना कूलाम का यहाँ पर चार्ज है। उसके बाद फिर बात की हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी की। इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी में इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करता है, ये सब वैसे हम मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने लिखा कि यहाँ पर जब कांच के टुकड़े को रेशम से यहाँ पर रफ किया जाता है तो कांच के टुकड़े पर प्लस का आवेश, रेशम पर माइनस का आवेश आ जाता है। ऊनी कपड़े को रबर, एबोनाइट, अंबर से जब यहाँ पर रफ किया जाता है तो यहाँ पर ऊनी कपड़े पर प्लस का आवेश और एबोनाइट पर या फिर रबर पर या फिर अंबर पर, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इसको ग्रीक भाषा में, इस पर यहाँ पर माइनस का चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। कंब और ड्राई हेयर को जब आपस में हम रफ करते हैं तो यहाँ पर ड्राई हेयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ड्राई हेयर और कंब। तो ड्राई हेयर पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कंब पर निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो जब ड्राई हेयर को अगर हम कंब से रफ करते हैं तो यहाँ पर ड्राई हेयर पर प्लस का चार्ज आता है और कंब पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। हम कैसे किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, कि वह क्या तरीका होगा जिससे कोई वस्तु आवेशित हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलरली 3 ही तरीके होते हैं जिससे किसी वस्तु को हम आकर्षित कर किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। वो 3 तरीके कौन से हैं? एक होता हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन, सबसे पहला पॉइंट होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मेथड ऑफ चार्जिंग, अर्थात किन किन मेथड से हम किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन, इसको चालन विधि भी बोलते हैं, चालन विधि। दूसरी विधि आती है यहाँ पर चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, इसको घर्षण विधि बोलते हैं। घर्षण विधि से भी आप किसी भी 2 वस्तुओं को यहाँ पर आवेशित कर सकते हैं। अगर एक पर माइनस का चार्ज होगा तो एक पर प्लस का चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा विधि होता है हमारा चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रेरण विधि। तो सबसे पहले यहाँ पर चार्जिंग बाई चार्ज के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। उसके बाद फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले कंडक्शन, यहाँ पर कंडक्शन का मतलब होता है चालन विधि से। दूसरा आता है हमारा यहाँ पर फिक्शन मेथड, तीसरा आता है हमारा यहाँ पर इंडक्शन मेथड। सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं, हम यहाँ पर कंडक्शन मेथड अर्थात चालन विधि। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई पदार्थ है A और एक दूसरा पदार्थ है यहाँ पर B। 2 पदार्थ हैं हमारे पास, A है B है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 चालक हैं हमारे पास। पहला चालक A है और दूसरा चालक हमारा क्या है, B है। ये चार्ज या फिर ये चालक जो है पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज है। अब इस चार्ज को हमने आवेश दिया है, प्लस का चार्ज दिया है इस पर, इसको, और ये आवेश इस चालक के सतह पर वितरित हो चुका है। ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज है। कहने का मतलब इसके पास ना तो, इसके पास तो धनावेश ज़्यादा है, प्लस की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इसके पास ना तो जितने धनावेश उतने क्या हो जाते हैं, ऋणावेश। जब इसको हम यहाँ पर किसी भी कंडक्शन से, किसी भी यहाँ पर कनेक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ते हैं
अर्थात इसको हम टच कराएंगे, दोनों चालक को हम यहाँ पर टच कराते हैं या फिर किसी भी यहाँ पर संयोजक तार से जोड़ते हैं, तो यहाँ का जो आवेश होता है वो इस वाले चालक के पास भी आने लगता है। अर्थात ये वाला जो चालक जो अभी तक न्यूट्रलाइज कंडीशन में था, ये भी हमारा धनावेशित हो जाता है। ये कब हुआ? जब दोनों चालक को हमने जब स्पर्श किया या फिर दोनों चालकों को हमने किसी भी यहाँ पर कनेक्टेड वायर के द्वारा अर्थात किसी भी यहाँ पर संयोजक तार के द्वारा दोनों को जोड़ दिया। कहने का मतलब किसी न किसी माध्यम से इसको हम जोड़ते हैं या टच कराते हैं, स्पर्श कराते हैं। किसी भी तार से आप स्पर्श कराओगे या फिर दोनों चालकों को अगर स्पर्श कराओगे तो यहाँ का जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर आ जाता है। अगर ये वस्तु ऋणावेशित है तो ये वाली वस्तु भी ऋणावेशित हो जाती है, अगर ये वाली वस्तु धनावेशित है तो ये वाली वस्तु भी धनावेशित हो जाती है। और इस विधि को, क्योंकि ये वाली वस्तु अभी क्या थी? न्यूट्रलाइज थी, अब ये भी क्या हो चुकी है? आवेशित हो चुकी है, अर्थात चार्ज हो चुकी है। और इस विधि को हम यहाँ पर बोलते हैं चालन विधि। उसके बाद फिर दूसरा आता है हमारा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन अर्थात घर्षण विधि। घर्षण विधि नाम से पता चलता है फ्रिक्शन, अर्थात जब हम दो वस्तुओं को रफ करते हैं, दो वस्तुओं को जब हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर, जैसे अभी हमने आपसे बताया कि यहाँ पर कांच के छड़ को अगर हम यहाँ पर रफ करते हैं, किसके साथ? किसी भी ऊनी कपड़े के साथ अगर हम रफ करते हैं तो वहाँ पर उस छड़ के पास या किसी भी रेशम के टुकड़े से अगर हम रफ करते हैं तो दोनों को हमने रफ किया, कांच और रेशम के टुकड़े को हमने रफ किया। और जब हम रफ करते हैं तो इसके पास प्लस का चार्ज आ जाता है, इसके पास माइनस का चार्ज आ जाता है। तो ये कौन सा मेथड है? यहाँ पर घर्षण विधि। दो हम थर्माकोल के पत्तल को हम रफ करें तो दोनों थर्माकोल के पत्तल पर यहाँ पर आवेश आ जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम कम्ब को अगर हम ड्राई हेयर पर अगर रफ करते हैं तो वहाँ पर ड्राई हेयर और कम्ब पर भी आवेश आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कौन सा मेथड होगा? फ्रिक्शन मेथड होगा। फ्रिक्शन के द्वारा हमने किसी एक व दूसरी वस्तु पर हमने इलेक्ट्रॉन भेजे हैं और वस्तुएं क्या हो चुकी हैं? आवेशित हो जाती हैं। तीसरा मेथड यहाँ पर आता है, तीसरा आता है हमारा चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि हम दो चालक को जोड़ते नहीं हैं, संपर्क में नहीं लाते हैं, दो चालक को हम दूर ही रखते हैं, अर्थात थोड़ी दूरी पर रखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पहला चालक है और ये दूसरा चालक है। ये कोई चालक है ए या पदार्थ है, ये कोई चालक है बी। इस चालक के पास प्लस का आवेश है, इस चालक के पास प्लस का आवेश, अर्थात ये वस्तु क्या है? धनावेशित है। और ये वस्तु जो है बी वाली वस्तु पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज है। अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पर ये वाली वस्तु धनावेशित थी, ये भी वाली वस्तु न्यूट्रलाइज थी, लेकिन यहाँ पर इस वाली वस्तु को जब हमने टच कराया, जब हमने स्पर्श कराया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर या फिर यहाँ का प्रोटॉन, अर्थात यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज थे, जो भी धनावेश थे, जो भी ऋणावेश थे, वो इस वाली वस्तु पर आने लगेंगे। लेकिन कब? जब हम टच कराएंगे तब। तो कहने का मतलब कंडक्शन, अगर यहाँ पर कंडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं तब हम दोनों चालक को टच कराएंगे, लेकिन अगर हम इंडक्शन मेथड की बात करते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें न्यूट्रल की स्थिति में होंगी। सॉरी, ये हमारा बी वाला जो पदार्थ होगा ये न्यूट्रल होगा, ए वाला पदार्थ पर एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। यहाँ पर जैसे ही इन दोनों को थोड़ा नज़दीक लेकर आते हैं, अर्थात बी वाले को थोड़ा हम स्लाइड करके नज़दीक लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर से समान थे। तो यहाँ पर जैसे ही इसको नज़दीक लेकर आते हैं, यहाँ पर इसका जो ये प्लस का चार्ज होता है, अर्थात ये वस्तु क्या होती है? धनावेशित होती है। हम पृष्ठ पर आवेश वितरित कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये वस्तु धनावेशित है और धनावेश क्या करेगा? ऋणावेश को आकर्षित करने लगता है और यहाँ पर प्लस को क्या करने लगता है? प्रतिकर्षित करने लगता है। और अगर हम स्लाइड करके यहाँ पर इस वाली वस्तु को नज़दीक लेकर आते हैं
तो ये वाला जो आवेश होता है वो इसके पृष्ठ पर आ जाता है, और ये वाला आवेश जो होता है, क्योंकि प्लस को ये प्रतिकर्षित करेगा और यहाँ पर माइनस को आकर्षित करेगा। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बराबर था, अर्थात न्यूट्रलाइज की कंडीशन में था। लेकिन जैसे ही दोनों वस्तुओं को नज़दीक स्पर्श नहीं करा रहे हैं, टच नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर हम विदाउट टचिंग के यहाँ पर कंडीशन में जाते हैं, यहाँ पर हम टचिंग के कंडीशन में जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इन दोनों वस्तुओं को पास में लेकर आते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस प्लस प्लस, अर्थात दूसरे वाले पृष्ठ पर प्लस आवेश वितरित हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस का आवेश वितरित हो जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर अभी ये न्यूट्रलाइज की कंडीशन में था, और जैसे ही इस वाले पृष्ठ को आप यहाँ पर अर्थ से जोड़ देते हैं, तुरंत यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आता है और इस वाले प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये वाली वस्तु जो होती है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। और इस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड, अर्थात प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास कोई भी प्लस का प्लेट है, इसके पास यहाँ पर चार्ज है, प्लस के चार्ज है, माइनस का चार्ज है, और दूसरी वस्तु यहाँ पर इसके यहाँ पर आगे या सम्मुख रखते हैं, और यहाँ पर जैसे ही, क्योंकि ये वस्तु न्यूट्रलाइज है, जैसे ही हम सम्मुख रखेंगे तुरंत यहाँ पर इस वाले वस्तु से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करने लगेगा, प्रोटॉन को क्या करने लगा, प्रतिकर्षित करने लगा। अब यहाँ पर इसी के संपर्क में एक दूसरी हम प्लेट ले आते हैं, मतलब कि एक तार की सहायता से हम दूसरी प्लेट को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो प्लस का आवेश होगा ये इस वाली इस वाली प्लेट पर चला जाता है, और जब ये वाला आवेश इस वाली प्लस वाली प्लेट पर चला जाता है, मतलब यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाते हैं, यहाँ पर चालन विधि लगाते हैं, कंडक्शन विधि लगाते हैं। और कंडक्शन विधि में क्या होता है कि यहाँ पर पृष्ठ पर अगर आवेश वितरित है कि तो ये हमारा दूसरे चालक के पास चला जाता है, अगर हम किसको किसी संयोजक तार से जोड़ते हैं। तो यहाँ का आवेश यहाँ पर मूव कर गया और ये वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। ठीक है, तो चाहे आप ये मेथड समझ लो चाहे आप ये मेथड समझ लो, यहाँ पर हमने क्या किया, विदाउट टचिंग, अर्थात बिना स्पर्श से, बिना स्पर्श के हमने देखा कि ये वाली वस्तु जो अभी न्यूट्रल की कंडीशन में थी, जो उदासीन की अवस्था में थी, जैसे ही यहाँ पर इसके सम्मुख एक हम यहाँ पर कोई भी आवेशित वस्तु लेकर आते हैं, कुछ इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। ये प्लस का आवेश जो होगा माइनस को आकर्षित करेगा, प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। दूसरे यहाँ पर पृष्ठ को अगर हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर जितने भी धनावेश होते हैं ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और ये वाली प्लेट अब पूरी तरीके से ऋणावेशित हो जाती है। तो ये वाली प्लेट अभी यहाँ पर आवेशित थी या ऋणावेशित थी नहीं, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी की, ये वाली प्लेट क्या हो चुकी है, ऋणावेशित हो चुकी है। चाहे आप ऐसे समझ सकते हो चाहे आप ऐसे समझ सकते हो। तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु को आवेशित करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला टचिंग मेथड, अर्थात जिसे हम चालन विधि बोल सकते हैं। दूसरा हमारा फिक्शन, जब हम यहाँ पर 2 वस्तुओं को रफ करते हैं। तीसरा हमारा इंडक्शन, प्रेरण, इसमें वस्तुओं को हम विदाउट टचिंग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके आवेश की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी यहाँ पर हम केवल आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर लास्ट में हम ये भी बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम लोग नहीं पहुँचे हैं। तो हेडिंग आती है यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि आवेश का जो प्रमुख गुण होता है उसके मुख्य गुण की बात करते हैं कि मुख्य गुण क्या होता है। इसमें से सबसे पहला हमारा गुणधर्म आता है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत मतलब कंजर्वेटिव रूल क्या होता है इसका, यहाँ पर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या होता है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल।
बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पहला नियम आता है हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज़ में। पहला प्रॉपर्टीज़ आता है आवेश का संचरण सिद्धांत, मतलब कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, जैसे ऊर्जा संचरण का सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में कि यहाँ पर ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, वैसे यहाँ पर आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न। चाहो तो अगर यहाँ पर कि अगर हम इस आवेश पर इस वाली वस्तु पर एक आवेश यहाँ पर उत्पन्न कर दे तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, या फिर इसमें से जो यहाँ पर चार्ज है एक कोई चार्ज मतलब 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज अगर मतलब एक इलेक्ट्रॉन नष्ट कर दो तो ये भी आप नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये पहली प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज की। दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आवेश जो होता है, आवेशों के बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है। जब दो वस्तुएं, ठीक है, मान लेते हैं धनावेशित हैं तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जब यहाँ पर ऋणावेश है तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन जब यहाँ पर एक प्लस है दूसरा माइनस है, या फिर पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो इस कंडीशन में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमें आवेशों के मध्य दो प्रकार का बल देखने को मिलता है। ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है चार्ज की। जैसे ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स में हमें केवल एक ही टाइप का बल देखने को मिलता है, वो होता है आकर्षण बल। जब किसी भी वस्तु को हम पृथ्वी पर छोड़ते हैं तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर क्या होगा कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों देखने को मिलता है चार्ज के बीच में, ठीक है। यहाँ पर प्रतिकर्षण बल और यहाँ पर हमें आकर्षण बल देखने को मिलता है। और तीसरी प्रॉपर्टीज़ आती है आवेशों की योज्यता। आवेश को हम समान विधियों के द्वारा जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। आवेशों की योज्यता, वैसे आवेश एक अदिश राशि है तो इसलिए इसको हम समान अलजेब्रिक मेथड के द्वारा जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। मान लेते हैं कोई सिस्टम है, सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर एक से या दो से ज़्यादा चार्ज होते हैं, वो हमारा क्या होता है? सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर एक कोई सिस्टम है, यहाँ पर 2Q है, यहाँ पर माइनस का 3Q है, यहाँ पर प्लस का 4Q है, यहाँ पर 6Q है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1Q है मान लेते हैं। तो यहाँ पर किसी ने पूछा है इस सिस्टम के पास टोटल कितना चार्ज है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर Q बराबर कितना हो जाएगा? आप जैसे यहाँ पर संख्याओं को, अंकों को जोड़ते हैं, आप यहाँ पर उसी टाइप से यहाँ पर चार्ज को जोड़ सकते हैं। 2Q प्लस का 4Q प्लस का 6Q और माइनस का 3Q माइनस का 1Q। तो यहाँ पर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 2 6 और ये हो जाएगा हमारा 12Q, ये हो जाएगा हमारा 3 4 माइनस का 4Q, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 8Q। तो हम कह सकते हैं पूरे सिस्टम के पास जो यहाँ पर चार्ज है वो हमारा 8Q का चार्ज है, अर्थात 8 कूलम का यहाँ पर आवेश है। ये 8Q का यहाँ पर आवेश है। तीसरी ही प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी आवेशों की योज्यता। चौथी और अंतिम प्रॉपर्टीज़ आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटमीकरण क्या होता है? इसके पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर मूल आवेश क्या होता है, इसके बाद हम यहाँ पर क्वांटमीकरण पर पहुँचते हैं। तो प्रकृति में जो यहाँ पर फ्री कंडीशन में रहता है, प्रकृति में जो यहाँ पर आवेश होता है जो स्वतंत्रता रूप से या स्वतंत्र रूप से रह सकता है, वो होता है हमारा ई। वो हमारा कौन सा चार्ज होता है? ई। ई का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो प्रकृति में जो हमारा आवेश होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो ई होता है, और इस आवेश को हम फंडामेंटल चार्ज अर्थात मूल आवेश कहते हैं। इस आवेश को हम यहाँ पर फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश कहते हैं। तो प्रकृति में जो मूल आवेश होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, आवेश तो यहाँ पर आवेश भी यहाँ पर कई टाइप के यहाँ पर बने होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्रकृति में मूल आवेश जो रहता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, फ्रीली कंडीशन में रह सकता है, फ्री अर्थात स्वतंत्र अवस्था में लिख सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो हमारा होता है ई। और जो भी यहाँ पर आवेश बनेगा, जो भी हमारा आवेश होता है, वस्तुएं जो आवेश
आवेशित होती हैं, उन वस्तुओं का जो आवेश का मान होता है वो इस मूल आवेश अर्थात जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है इस मूल आवेश का यहाँ पर यह पूर्ण संख्याओं का एक क्या होता है, गुणज होता है। यहाँ पर आवेश का क्वांटमीकरण क्या जाएगा कि जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण संख्याओं का एक गुणज होता है। अर्थात ये हमारा आवेश प्लस का भी हो सकता है, ये आवेश माइनस का भी हो सकता है। तो फार्मूला बनेगा Q बराबर प्लस माइनस का NE। कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश आपको यहाँ पर ना तो 2/3 के रूप में दिखेगा, 1/3 के रूप में नहीं दिखेगा, 4/5 के रूप में नहीं दिखेगा। मतलब कि यहाँ पर आवेश कभी भी आपको यहाँ पर इस तरीके की संख्या में देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा आवेश आपको देखने को मिलेगा Q बराबर 2 यहाँ पर होगा, 2E होगा, Q बराबर 2 यहाँ पर 3E होगा, Q बराबर यहाँ पर 6E हो सकता है या माइनस का 6E हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अर्थात आवेश जो होगा वो मूल आवेश जो होगा मूल यहाँ पर आवेश का क्या होगा, पूर्ण संख्या का एक गुणज होता है। अर्थात हमेशा यहाँ पर पूर्ण संख्या देखने को मिलेगी। अर्थात इस तरीके से हमें चार्ज नहीं देखने को मिलेगा 2/3E या फिर माइनस का 2/3E। इस तरीके से होता ये भी चार्ज है, लेकिन यहाँ पर ये मुक्त अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में हमें यही सब चार्ज देखने को मिल सकते हैं, 2E, 3E, 6E, 4E, 5E। अर्थात पूर्ण संख्या में यहाँ पर चार्ज होगा। तो हम बोल सकते हैं n बराबर या तो 1 होगा, 2 होगा, यहाँ पर कोई भी संख्या आप पूर्ण संख्या रख सकते हो। ठीक है, कोई भी इंटीजर नंबर्स रखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आवेशों की योज्यता। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आवेशों की योज्यता के बाद। क्या आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो जाएगी प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़। 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की है। पहला संरक्षण सिद्धांत, दूसरा हमारा वैद्युत बल अर्थात आकर्षण प्रतिकर्षण, तीसरा आवेशों की योज्यता जैसे हम सामान अलजेब्रिक यहाँ पर कंडीशन में जोड़ते हैं अर्थात अलजेब्रिक पद जोड़ते हैं, वैसे यहाँ पर आवेशों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर प्लस माइनस का NE आ जाएगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आप चार्ज में जाएगा। अर्थात मूल आवेश की अभी हमने बात की है, तो मूल आवेश के पहले मूल आवेश की हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमें हमने बताया था कि चार्ज जो है ये किसी भी मैटर का, किसी भी यहाँ पर पदार्थ का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। कैसा प्रॉपर्टी होता है? इंट्रिंसिक, मतलब कि इसके बारे में आगे रिसर्च हम नहीं कर सकते। ये आंतरिक यहाँ पर गुण होता है प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार से मास आपको पता ही होगा, द्रव्यमान। तो यहाँ पर चार्ज जैसे हमारा किसी भी पदार्थ का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, आंतरिक गुण होता है, वैसे यहाँ पर मास भी किसी भी पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है। तो इसका मतलब चार्ज भी हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास भी हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से अभी हमने थोड़ा ब्रीफ करके ये बताया भी था। तो इसका मतलब चार्ज में कुछ ना कुछ यहाँ पर या तो डिफरेंसेस होंगे या तो यहाँ पर सिमिलरिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती। तो चार्ज और मास में कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस यहाँ पर हम बात करते हैं। क्या यहाँ पर जब दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्या दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं या यहाँ पर डिफरेंसेस भी कुछ बनते हैं? तो कुछ डिफरेंसेस आते हैं, जिसमें चार्ज में सबसे पहला यहाँ पर आता है कि चार्ज हमारा 2 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन कभी भी मास निगेटिव नहीं हो सकता। मास ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस का 2 किलोग्राम, प्लस का 2 ग्राम, मिलीग्राम। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी भी पदार्थ का जो मास है माइनस का 10 ग्राम है, माइनस का 10 किलोग्राम है। तो ऑलवेज दोनों हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा? ऑलवेज मास किस में होगा? पॉजिटिव में होगा, और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। दूसरा यहाँ पर होता है कि यहाँ पर आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, ये वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात वेग कुछ भी हो, मान लेते हैं कोई भी चार्ज या फिर कोई भी यहाँ पर चार्जेबल या फिर इलेक्ट्रीफाइड हमने यहाँ पर वस्तु लिया है,
और यहाँ पर इस वस्तु को हम वेग दे रहे हैं, तो इसका चार्ज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, अर्थात यहाँ पर चार्ज जो होगा वो ना तो वेग के मान पर नहीं डिपेंड करता है, लेकिन मास जो होता है ये वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। इसका जो वैल्यू होता है m इक्वल टू एम नाट 1 माइनस का v² अपान c² अंडर रूट, ये मान आ जाएगा। वेग पर क्या करता है, निर्भर करता है। तीसरी और इसका अंतिम जो डिफरेंसेस होता है वो हमारा चार्ज जो होता है कंजर्व्ड होता है अर्थात संरक्षित रहता है। चार्ज जो होता है हमारा कंजर्व्ड रहेगा, संरक्षित रह सकता है। यहाँ पर ये जो मास होता है किसी भी वस्तु का, जो यहाँ पर मास होता है, ठीक है, आइंस्टीन के नियम से E बराबर mc² पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। यहाँ पर अर्थात किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसको ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, और किसी भी उस ऊर्जा को हम किस में चेंज कर सकते हैं, द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं, अर्थात ये हमारा कंजर्व्ड नहीं रहता है। तो यहाँ पर दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ थी, इसलिए इतना हमने बता दिया। चार्ज भी यहाँ पर किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का यहाँ पर मूलभूत गुण होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है। मास भी, दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सो यहाँ पर चार्ज और मास में कौन कौन से बेसिक डिफरेंसेस बनेंगे, तो चार्ज ऑलवेज 2 टाइप्स। पहला हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। मास हमारा केवल पॉजिटिव होगा। चार्ज जो होता है वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर मास जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पर वेग बढ़ेगा तो यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वेग घटेगा तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर फार्मूला अगर बात करते हैं तो m बराबर m नाट, यहाँ पर 1 माइनस का v², जहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा प्रकाश की चाल हो जाएगी। वस्तु की वेलोसिटी कितनी है उसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे, प्रकाश की वेलोसिटी कितनी, प्रकाश की चाल कितनी, वो मान रखेंगे। उसके बाद फिर जब इसको हम यहाँ पर भाग लगाते हैं तो ऑलवेज यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, m नाट हमारा क्या होता है, रेस्ट मास होता है। रेस्ट मास का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पर कोई पदार्थ स्थिर अवस्था में होगा तब का मास हमारा m नाट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जब कोई वस्तु वेग की स्थिति में होगी तब के मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, तब का मास से होगा m नाट, और इसके भाग के क्या होगा, बराबर होगा। चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर मास जो होता है वो कंजर्व्ड नहीं रह सकता है। इसको यहाँ पर हम एनर्जी से, अर्थात ऊर्जा, मास को यहाँ पर ऊर्जा में और ऊर्जा को हम यहाँ पर मास में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात ये हमारा कंजर्व्ड नहीं रहता है। अब यहाँ पर हम मूल कण के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये सब बेसिक है, केवल हमने आज केवल चार्ज की ही बात की है। लेक्चर थोड़ा शायद बड़ा हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज का हमने कोशिश यही किया है कि यहाँ पर चार्ज जो है एक ही लेक्चर में फिनिश किया जाए। तो यहाँ पर मूल कण की अगर हम बात करते हैं, मूल कण मतलब फंडामेंटल जो हमारे कण होते हैं उनकी बात करते हैं। तो फंडामेंटल कण जो है, सबसे पहला आता है हमारा क्वार्क, दूसरा आता है लेप्टॉन, तीसरा आता है हमारा लेप्टॉन के बाद गेज बोसान। ये हमारे 3 बेसिक यहाँ पर कण होते हैं, मूल कण जिसे हम बोलते हैं। ये 3 हमारे मूल कण हैं। स्टैंडर्ड यहाँ पर बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड कर्व बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड यहाँ पर पार्टिकल्स यही माने गए हैं, एक क्वार्क, दूसरा लेप्टॉन, तीसरा हमारा है गेज बोसान। लेप्टॉन के अंतर्गत, क्वार्क के अंतर्गत तो हमारा अप क्वार्क आता है, डाउन क्वार्क आता है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क, ये सब आते हैं। ये हो जाएगा स्ट्रेंज को, इसको सबका सिंबल जो होता है स्मॉल ही लेटर होता है। ये क्वार्क की बात, तो मूल कण यहाँ पर 3 है, एक क्वार्क, दूसरा लेप्टॉन, तीसरा हमारा गेज बोसान होता है। हम क्वार्क की अभी बात कर रहे हैं। क्वार्क को हम अप क्वार्क को आता है हमारा अप क्वार्क, डाउन क्वार्क अर्थात 6 टाइप का होता है, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क, ये 6 टाइप के हमारे क्वार्क होते हैं। इन सभी, इसका वैल्यू जो होता है अप क्वार्क का ये होता है 2/3 प्लस का, डाउन क्वार्क का होता है माइनस का 1/3, चार्म क्वार्क का होता है प्लस का 2/3, स्ट्रेंज क्वार्क का होता है माइनस का 1/3, टॉप क्वार्क का जो वैल्यू होता है प्लस का 2/3 और बॉटम क्वार्क का होता है माइनस का 1/3।
लेप्टान की बात करते हैं तो लेप्टान के अंतर्गत ही हमारा आवेश आता है इलेक्ट्रॉन। जिस इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम दोनों वस्तुओं को रफ करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में मूव करता है, वो किसके अंतर्गत आता है? मूल कण। मूल कण हमारा लेप्टान होता है और लेप्टान के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। उसके बाद फिर ये गेज बोसान हमारा तीसरा। तो कहने का मतलब इतना ये था कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस मूल कण के अंतर्गत आता है? तो लेप्टान के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सब क्या है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू अर्थात जो भी हमें मान दिख रहे हैं ये सब हमारा पूर्ण संख्या में नहीं है, ठीक है। तो क्वार्क जो होता है ये प्रकृति में इस टाइप से अर्थात ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन लेप्टान के अंतर्गत जो भी कण होते हैं, जिसमें हमने सिर्फ एक की बात की अभी इलेक्ट्रॉन की, लेप्टान के अंतर्गत जितने भी कण आते हैं वो सब प्रकृति में यहाँ पर मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। लेकिन क्वार्क के अंतर्गत जितने भी कण आ रहे हैं, ये सब जो कण यहाँ पर अप क्वार्क डाउन क्वार्क लिखे हैं, ये सब प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोगों ने बात की है कि यहाँ पर फिजिक्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है क्लास 12th में। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के बारे में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। ये किसका यहाँ पर ब्रांच है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के दो ब्रांच हमने बता दिए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा आता हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वो जहाँ पर आवेश जो होता है वो स्थिर अवस्था में होता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले तो होते हैं जहाँ पर आवेश जो होता है वो हमारा मोशन की स्थिति में होता है। तो यहाँ पर दो टाइप के अर्थात दोनों हम यहाँ पर शाखाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अभी के लिए फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थात आवेश जब स्थिर अवस्था में होगा तब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है, ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी क्या थी वो हमने बता दी है। आवेश हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होता है एनीमेटर्स। तो यहाँ पर इसी तरीके से जैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हमारा मास होता है, एनीमेटर्स सभी वस्तुओं में कहीं ना कहीं मास पाया जाता है, तो वैसे हमारा चार्ज भी यहाँ पर सभी वस्तुओं में पाया जाता है। उसके बाद फिर कैसे हम किसी दो वस्तुओं को हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की है। उसके बाद फिर यहाँ पर चार्ज और मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इनके बीच में दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं, तो क्या दोनों में केवल सिमिलरिटीज़ होती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कल हम बात करेंगे यहाँ पर दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल की। दो आवेशों के बीच में बल लगता है, कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी बल के मान के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आवेशों के बारे में, आवेशों के बीच में यहाँ पर कितना बल लगता है, उस बल का मान कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो यहाँ पर आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।